केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में आज हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, जिसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल लें किसी केमिकल रिएक्शन का। सपोज दैट A and B are reactant and make AB product. So here AB are reactant, ये अभिकारक हैं और ये बनने वाला उत्पाद है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन का रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि वह निश्चित समय जिस पर रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद पदार्थों का कंसंट्रेशन प्रभावित होता है, उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और इस आधार पर इसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। और इस आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन अपॉन टाइम टेकन इन रिएक्शन। किसी अभिकारक में अभिक्रिया के दौरान जो सांद्रता परिवर्तन है वो, और उस अभिक्रिया के पूर्ण होने में जितना समय लगता है, अगर ये डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात होगा। और जिस तरह से रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, उसी तरह से जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो सेकेंड कंडीशन अप्लाइड करेंगे प्रोडक्ट के लिए, then rate of reaction equals to increase in concentration of products after the reaction and upon करेंगे time taken in reaction। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्ण होने पर उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन उस अभिक्रिया में लगने वाला समय। एक रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में और उसमें देखते हैं कि क्या इक्वेशन प्राप्त होती है। Consider the reaction। माना अभिक्रिया A रिएक्टेंट है और इससे B प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है। यहां पर A रिएक्टेंट है और ये B प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसके बनने में जब हम कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं प्राइमरी स्टेट में, कंसंट्रेशन एट टी टाइम, देन ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए के लिए होगा स्मॉल ए और बी के लिए मोल्स होंगे 0। तो टी इक्वल्स टू 0, जबकि concentration at t time equals to t, then उस समय इनके मोल्स प्राप्त होंगे a माइनस एक्स और x। प्रोडक्ट के लिए x होगा जबकि रिएक्टेंट के लिए a माइनस एक्स होगा। तो एट लास्ट अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज rate of reaction equals to x upon t, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी के आधार पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग भी फाइंड आउट किया जा सकता है, इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। माना कि t समय पश्चात, टी टाइम है यहाँ, टी टाइम पश्चात
अति सूक्ष्म समयांतराल dt में अभिकारक की कंसंट्रेशन में कमी होती है जिसे DCA से डिनोट करते हैं, और उत्पाद के सांद्रण में जो वृद्धि होती है उसे DCB से डिनोट करते हैं, डेल्टा CB से डिनोट करते हैं। सपोज DCA represent a small decrease in concentration of reactant, whereas delta CB represent a small increase in concentration of product in a very short time interval. टाइम इंटरवल के लिए डिनोट करते हैं डेल्टा T से, DT से। आफ्टर T टाइम टेकन देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं अभिक्रिया का तत्कालिक वेग। अभिक्रिया का तात्क्षणिक या तत्कालिक वेग, और इसके लिए इक्वेशन बनेगी DCA अपॉन DT इक्वल्स टू DCB अपॉन DT, और इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर एक पार्ट है जो विघटन की दर के रूप में है और जबकि दूसरा बनने के लिए। तो वेयर जहां DCA अपॉन DT इक्वल्स टू रेट ऑफ decomposition of reactant, अभिकारकों के विघटित होने की दर, विघटित होने की दर, और दूसरी साइड DCB अपॉन DT इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों के बनने की दर। तो इस तरह से हम इनको डिनोट कर लेते हैं। यहाँ सपोज करें कि एक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, M1A प्लस M2B गिव्स आउट N1C प्लस N2D, और ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और भी यहाँ पर इंक्रीज किए जा सकते हैं, यानी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं और इसी तरह से बनने वाले प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तब ऐसी कंडीशन में इस अभिक्रिया के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग, इसको अगर रिप्रेजेंट करें हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, तो इसे लिख सकते हैं फॉर रिएक्टेंट वन अपॉन M1 इंटू DCA अपॉन DT इक्वल्स टू 1 अपॉन M2 इंटू DCB अपॉन DT। ये कंडीशन अप्लाइड होगी रिएक्टेंट के लिए यानी अभिकारक पदार्थों के लिए, एंड फॉर प्रोडक्ट्स 1 अपॉन N1 इंटू DC अपॉन DT इक्वल्स टू 1 अपॉन N2 इंटू DD अपॉन DT, और ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में जानी जाएगी, और कंसंट्रेशन के रूप में व्यक्त करेंगे देन कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D।
तो इस तरह से ये दो तात्क्षणिक वेग के लिए रिएक्शंस मिल जाते हैं। एक रिएक्शन अभिकारक पदार्थों के लिए अभिक्रिया में वन साइडेड फॉर रिएक्टेंट और दूसरी तरफ है फॉर प्रोडक्ट्स। तो अगर ये और भी ज्यादा होते हैं यानी डैश डैश जो किया गया वो इसी तरह से इंक्रीज करते चले जाते हैं। और इसी तरह से अभिक्रिया के औसत वेग के लिए भी इन्हें लिख सकते हैं, मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की औसत दर, और औसत दर के लिए इन्हें लिख सकते हैं फॉर रिएक्टेंट यानी अभिकारकों के लिए, और व्यक्त करेंगे इसे 1/m1 इंटू डेल्टा CA/dt इक्वल्स टू 1/m2 इंटू डेल्टा CB/dt। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी रिएक्टेंट के लिए। एंड फॉर प्रोडक्ट उत्पाद पदार्थों के लिए, उत्पाद पदार्थों के लिए जब डिस्कशन करेंगे इस इक्वेशन का, देन 1/n1 इंटू डेल्टा CC/dt इक्वल्स टू 1/n2 इंटू डेल्टा CD/dt। और ये इक्वेशन आपके लिए हो जाएगी उत्पाद पदार्थों के लिए। तो अगर इससे ज्यादा भी होते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स तो उसी तरह से हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख सकते हैं। और इन इक्वेशंस के आधार पर अगर यहाँ पर डेल्टा टी यानी सूक्ष्म समयांतराल को 0 ले लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर है, अभिक्रिया की तात्कालिक या तात्क्षणिक दर इक्वल्स टू देयर एवरेज रेट, यानी वो उसकी औसत दर के बराबर होती है। और ये एक तरह से यहाँ पर रिलेशन कंडीशन प्राप्त हो जाती है। और अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, factors affecting the rate of chemical reaction। और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इससे हम जान पाएंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यानी रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करना और उससे प्रोडक्ट बनाना, उसके आधार पर जो रिएक्शन का रेट है वो कैसे इफेक्टेड होता है। और डिस्कस करते हैं फर्स्ट फैक्टर जो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रिलेटेड है, यानी अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करता है। अगर कोई सर्टेन टेम्परेचर लें और इस वेसल में सपोज दैट ए और बी रिएक्टेंट के ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो अगर इस सर्टेन टेम्परेचर पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए, सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, तो उस समय कोलिजन और तेज हो जाएगा, यानी इन अणुओं का टकराना और बढ़ जाएगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सांद्रता में वृद्धि करेंगे, तो अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाएगी या वेग में वृद्धि हो जाएगी। अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। ये इस फैक्टर का शॉर्ट टर्म है। इफ वी इंक्रीज
in concentration of reactant, then rate of reaction is increased. चलते हैं अगले फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन, जिन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का उपयोग करने पर इनके द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज कर दिया जाता है, जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और एग्जांपल ले, अगर अमोनिया फॉर्मेशन का N2 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, और यहां आयरन कैटलिस्ट ऐसा है, Fe कैटलिस्ट ऐसा है जो इस रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करता है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अगर सक्रियण ऊर्जा घटेगी देन अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और ये क्षमता कैटलिस्ट में होती है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक पदार्थों के लिए उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों, अगर सरफेस का वैल्यू जितना लार्जेस्ट होगा यानी सरफेस जितना ज्यादा होगा, वहां पर होने वाला जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट सब्सटेंस हैं उनके मॉलिक्यूल्स इजीली कोलिजन करेंगे, जिससे रिएक्शन में रेट ऑफ रेपो इंक्रीज करेगा। सपोज दैट ये मॉलिक्यूल इससे कोलिजन करता है, ये इससे कोलिजन करता है, ये इससे कोलिजन करता है, धीरे धीरे करके ये कोलिजन वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है, बिकॉज सरफेस इसका लार्ज हो जाता है। तो अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कराएंगे, बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो भी इंक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं कि अभिकारकों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, अगर वो बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर है लाइट। अगर कोई रिएक्शन लाइट के सेंस में पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो उस समय अगर लाइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराते हैं देन रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करता है। सो वी सेज दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। प्रकाश की जो लीनियर स्टेट है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ग्रोथ कर रही है, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्रोथ करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा इन्हीं कंडीशंस को लेकर के रेट लॉ की।